हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ उज्जैन ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत 14वां ज़िला है। उज्जैन ज़िला 13 ज़िलों पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन के लिए दबा लें, चैनल की सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उज्जैन ज़िले के लिए देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कहीं हम उज्जैन ज़िले की बात करें, यह रहा आपका उज्जैन ज़िला। उज्जैन जिला होने के साथ साथ एक संभाग भी है, और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। स्वयं उज्जैन आता है एक, दूसरा रतलाम, तीसरा मंदसौर, चौथा नीमच, पांचवा आगरमालवा, छठवां शाजापुर और सातवां देवास। तो दोस्तों, अच्छे से याद रखना कि जो देवास जिला है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। वह किसके अंतर्गत आता है? वह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं, पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट होने के लिए जा रहा है उज्जैन, जिसके लिए उज्जैनी कहा जाता था पहले। तो यह मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर और किस नदी के किनारे है? जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे और लगभग लोग गए भी होंगे उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने। बाबा महाकाल की नगरी कहलाती है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। सम्राट जो विक्रमादित्य थे दोस्तों, विक्रमादित्य किस राजा का नाम था? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कहा जाता था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी राजधानी थी उज्जैन। और क्या थी? उज्जैनी हुआ करती थी उस समय। उज्जैन को कालिदास की नगरी भी कहा जाता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला लगाया जाता है। अभी पिछली बार सिंहस्थ मेला कब लगा हुआ था? कब लगा था सिंहस्थ मेला? पिछली बार लगा हुआ था दोस्तों 2016 में। 2016 दोस्तों, डेट याद रखना, अच्छे से पूछ सकते हैं। अगले का पूछेंगे, अगर कहीं आपको अगले का पता नहीं होगा, पिछले का पता होगा, तो आप वहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। 2016 में अभी फिलहाल पिछला जो है संघर्ष महाकुंभ हुआ था। और 2028 में कब होता है? 12 साल बाद में होता है ना, 12 साल बाद में होता है। 2028 में अगला सिंहस्थ होगा। ठीक है, 2028 में जो आगे आने वाला संघर्ष महाकुंभ का मेला उज्जैन में लगाया जाएगा। अब 21 में कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार उत्तराखंड में। 2021 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? अभी यूके में, यानी कि उत्तराखंड में। तो ये चीज़ आप याद रखना। इतिहास देखते हैं थोड़ा उज्जैन का क्या है। और इतिहास काफ़ी गौरवान्वित है उज्जैन से मिला हुआ। तो देखते हैं, पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है इसका। कहाँ कहाँ है? पुराणों में, महाभारत में। वृष्णि जो वीर कृष्ण और बलराम यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में विद्या प्राप्त करने हेतु आए थे। यानी कि आप लोगों के लिए पता ही होगा कुछ को कि जो कृष्ण जी हैं और उनके और जो बलराम जी हैं, यह दोनों गुरु सांदीपनी का आश्रम जो है उज्जैन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और कृष्ण की एक पत्नी जिनका नाम क्या मिलता है? मित्र वृंदा। जो कृष्ण की पत्नी थी मित्र वृंदा, वो उज्जैन की ही राजकुमारी थी। कहाँ की? उज्जैन की ही राजकुमारी। दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और आते ही हैं। और जो एसआई और एमपीपीएससी वाले हैं, उनमें तो थोड़ा घुमा फिरा करके थोड़ा अंदर की डीपली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आप अच्छे से याद रखना। ये तो खासकर जो मैं बता रहा हूँ, इनकी पत्नी जो मित्र वृंदा है वो उज्जैन की ही राजकुमारी थी। ये एसआई और एमपीपीएससी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। राजा गंधर्व सेन की बात करें तो कौन थे? उज्जैन में ईसा पूर्व पहली शताब्दी, कौन सी पहली शताब्दी की बात हो रही है, कि आरंभ में राजा गंधर्व सेन का शासक था।
वे एक वीर राजा थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। कौन? शक। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या था, शकों का काफ़ी आतंक था, तो शक बार बार आक्रमण करने के लिए तत्पर रहते थे इस राज्य पर। तो संपन्न राज्य था इसलिए भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट होने वाला है। राजा गंधर्व सेन के बारे में हमने देख लिया है, कौन थे? राजा गंधर्व सेन शासक थे जिनके पराक्रम से शक शासक भी डरते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सम्राट विक्रमादित्य के बारे में। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे, जैसा कि आपके लिए बता ही दिया। अच्छा, जो राजा गंधर्व सेन है ना, वो इनके पिता थे। कौन? राजा गंधर्व सेन सम्राट विक्रमादित्य या कह लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे। ठीक है, अच्छे से याद रखना, पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के पिता का नाम क्या था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, भारत में शकों को बुलाने का श्रेय किसे जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो देखो, शकों को बुलाने का श्रेय किसके लिए जाता है? कल्काचार्य नामक साधु को जाता है। किनको? कल्काचार्य नामक साधु थे, उन्होंने कहा, शकों के लिए बुलाया कि आप आइए और राज पर आक्रमण कीजिए। पता नहीं इनको क्या आपत्ति थी, क्या हो गया था। खैर जो भी है, शकों ने उज्जैन के शासक गंधर्व सेन को युद्ध में हराकर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। जब कल्काचार्य नामक साधु ने उज्जैन पर युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए बुलाया शकों को, तो उन्होंने क्या, गंधर्व सेन के लिए हरा दिया। तब क्या हुआ कि राजा गंधर्व सेन के पुत्र जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने शकों के खिलाफ युद्ध किया और विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जैन में पुनः अपने पूर्वजों का साम्राज्य स्थापित किया और वे इस देश के महान सम्राट कहलाए। यानी कि उनके पुत्र ने, विक्रमादित्य ने, शकों को हरा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाकवि कालिदास के बारे में क्या है। महाकवि कालिदास जो है उज्जैनी के इतिहास प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जो महाकवि कालिदास थे, और आया हुआ भी है कई एग्जामों में, तो ये पूछा जाएगा कि जो महाकवि कालिदास हैं वो निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो या किस राजा के नवरत्नों में से एक थे, तो आप याद रखना किसके, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। मेघदूत जो इनकी कलाकृति है, रचना है, मेघदूत में महाकवि कालिदास ने उज्जैनी का सुंदर वर्णन करते हुए क्या कहा है। जब स्वर्गीय जीवों को अपने पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये होता है, ऐसा कहा जाता है वेदों में, पुराणों में और साधु संतों के मुख से सुना जाता है, भागवत में भी बताते हैं कि जो जीव मृत्यु लोक पर रहता है उसका जैसा कर्म रहता है, उसी के उसी पुण्यानुसार उसके लिए क्या है, गति होती है और लोक मिलता है उसको। ठीक है, उसका जितना तपस्या रहती है वह स्वर्ग लोक में उसी टाइम तक वहाँ पर रहता है, और धीरे धीरे जैसे उसका पुण्य क्षीण होता जाता है, उसका जैसे तारे आपने देखे होंगे, उनका प्रकाश कम होता जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, तो इनका प्रकाश कम होता जाता है, तो समझ लो इनका पुण्य क्षीण हो रहा है, ये क्या है, पुण्य आत्मा है। तो जब स्वर्गीय जीवों को अपने पुण्य क्षीण होने की स्थिति में पृथ्वी पर आना पड़ा, क्योंकि जब ये इनका पुण्य खत्म हो जाता तो यह किस यहाँ पर पृथ्वी पर आ जाते हैं किसी ना किसी योनि में। तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने साथ स्वर्ग का एक टुकड़ा ले चलें। ठीक है, इसको खंड भी कहा जाता, टुकड़ा ले चलें। वही स्वर्ग खंड जो है उज्जैनी है। कुल मिलाकर जो पुण्य क्षीण होने पर जो जीवात्माएं पृथ्वी पर आई थी, तो वो स्वर्ग से एक उसका टुकड़ा ले आए थे जमीन पर। ऐसा कुछ क्या है, एक अतिशयोक्ति जान पड़ती है। उन्होंने जो है उज्जैनी की तुलना स्वर्ग के एक टुकड़े के समान करने के लिए इस तरह का कुछ ऐसा वाक्यांश कहा होगा, उनकी उज्जैन की तुलना की गई होगी। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अभी तक तो सुना नहीं गया है कि स्वर्ग का कुछ भाग पृथ्वी पर आया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमाणिक इतिहास क्या है।
तत्कालीन समय में भारत में जो 16 जनपद थे, आपने 16 जनपदों का नाम सुना होगा, बस्त, चेदी, मगध है। तो अवंती भी एक जनपद हुआ करता था, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली था, सबकी निगाह मगध पर ही रहती थी। तो अवंती जनपद था। अवंती की जो उत्तर एवं दक्षिण इन दो भागों में विभक्त था। दोस्तों अच्छे से याद रखना कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी। तो अच्छे से याद रखना, उत्तरी की क्या थी, उज्जैनी थी, और जबकि दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उस समय चंद्रप्रद्योत नामक सम्राट सिंहासन रूढ़ थे। ठीक है, जब यह दो राजधानियां थीं इसकी, उस समय उज्जैन की अवंती की गद्दी पर कौन थे, चंद्रप्रद्योत नामक एक सम्राट थे, जो सिंहासन पर विराजमान थे। आपने नाम सुना होगा इनका अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जरा हम इधर बात कर लेते हैं। अशोक यहाँ के राज्यपाल रहे थे, आपको अच्छे से पता होगा, अवंतिका नगरी के अशोक राज्यपाल थे। उनकी एक भार्या बेदिशा देवी, बेदिशा देवी, इनका नाम क्यों महादेवी भी कहा जाता है इनके लिए, ठीक है। तो बेदिशा देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब अशोक यहाँ के राज्यपाल थे और यहाँ से अपने राज्य के तरफ लौटते वक्त विदिशा में एक सेठ के यहाँ पर ये रुके हुए थे। तो उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया था उनका, इसलिए इनका नाम बेदिशा देवी के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो बेदिशा देवी से उन्हें महेंद्र और संघमित्रा संतानें प्राप्त हुई थी। आपके लिए पता था कि कालांतर में फिर यह श्रीलंका गए थे इनके पुत्र और पुत्री, और उन्होंने बौद्ध धर्म का वहाँ पर जा कर के प्रचार किया था। आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं, इसका क्या संबंध है उज्जैन से। दिल्ली के जो दास और खिलजी सुल्तानों के आक्रमण के कारण यहाँ पर परमार वंश का पतन हो गया। यानी कि जब यहाँ पर दास और खिलजी सुल्तान, ठीक है, जो गुलाम वंश था, दास का मतलब ये है कि जो गुलाम वंश है, और खिजली सुल्तान है, उन्होंने जब आक्रमण किया तब यहाँ पर परमार वंश का शासन हुआ करता था। तो उनके आक्रमण के कारण परमार वंश का पतन हो गया। और फिर क्या होता है, वर्ष 1235 में 1235 में दिल्ली का कौन सा एक सुल्तान था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश विदिशा विजय, कौन से, विदिशा, विदिशा का नाम आ रहा है, विदिशा विजय करके उज्जैन की ओर आया। यहाँ पर क्रूर शासक ने क्या किया था, उज्जैन के जो भी मंदिर थे, प्रतिमाएं थीं, पवित्र धार्मिक स्थान थे, उनका वैभव नष्ट किया। अर्थात यह कह लें हम दूसरी ओर के, उसने इन मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दी और जो मूर्तियां थी उनके लिए खंडित कर डाला। ठीक है। अगर मुगल सम्राट हम अकबर की बात करते हैं, तो अकबर ने जब मालवा पर आक्रमण किया, दोस्तों याद रखना, अच्छा पॉइंट आने वाला है ये क्या है कि अकबर ने जब मालवा पर आक्रमण किया तो उसने उज्जैन को प्रांतीय मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अकबर के मालवा आक्रमण के समय उसने अपना प्रांतीय मुख्यालय किसको बनाया था, तो किसको, उसने उज्जैन को प्रांतीय मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मराठों का अधिकार। मराठों के बारे में क्या आता है, सन 1737 ईस्वी में उज्जैनी, कितना डेट याद रखना, सन 1700, खासकर एमपीपीएससी और एसआई वाले, सन 1737 में उज्जैन सिंधिया वंश के अधिकार में आया। ठीक है। उनका वर्ष 1880 तक एक छत्र राज्य रहा था। फिर क्या हुआ, जिसमें उन्होंने क्या है, उज्जैन का अच्छा खासा विकास किया, जिसके लिए क्या कहेंगे, सर्वांगीण विकास किया। फिर सिंधिया वंश की राजधानी क्या, उज्जैन भी बनी थी। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन बनी। अच्छा दोस्तों अच्छे से याद रखना, राणोजी सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसने करवाया था, पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि महाकालेश्वर मंदिर या उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, बनवाया नहीं था, ये इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि मरम्मत करवाई थी। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो संस्थापक कौन थे, राणोजी सिंधिया के मंत्री थे। यानी कि उस समय ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। तो क्या, रामचंद्र सेवणी जो कि राणोजी शिंदे के मंत्री थे, उन्होंने इसका क्या निर्माण करवाया था। ठीक है,
राणोजी रामचंद्र सेणवी ने महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया था और राणोजी सिंधिया ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों सिंधिया जो है पहले उज्जैन थी, इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, लेकिन 1810 में सिंधिया राजधानी को ग्वालियर ले गए थे। एसआई और एमपीपीएससी वाले अच्छे से गौर फरमाएं यहाँ पर 1810 में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधिया जो है अपनी राजधानी किस वर्ष उज्जैन से ग्वालियर ले गए, तो ये कब ले गए थे, 1810 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम बात करते हैं, क्या उज्जैन के धार्मिक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें भगवान महाकालेश्वर मंदिर किसने, राणोजी सिंधिया, जैसे अभी बात ही हो गई, जीर्णोद्धार करवाया और निर्माण किसने करवाया था, रामचंद्र सेवणी ने, राणोजी सिंधिया के मंत्री ने। ठीक है, निर्माण करता रामचंद्र सेवणी और राणोजी सिंधिया इसके जीर्णोद्धार करवाया, इसका मरम्मत करवाई। दूसरा क्या आता है, श्री गणेश मंदिर भी यहाँ पर है। इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ही हल्के में मत लीजिएगा कि अभी तक पूछा नहीं गया है तो पूछेंगे नहीं। कई बार ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर कहते हैं कि अरे ये तो क्वेश्चन हमने किताबों में भी नहीं पढ़ा। ये विभिन्न स्रोतों से इनके पूरे पॉइंट इकट्ठे किए गए हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। श्री बड़े गणेश मंदिर का निर्माण जो उज्जैन में है किसने करवाया, पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न के बाद में। तो पद्म विभूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास के पिता किसने, विख्यात विद्वान स्वर्गीय पंडित नारायण जी व्यास ने, यानी कि ये किसके, पंडित सूर्य नारायण व्यास के पिताजी ने करवाया था ये निर्माण। नारायण जी व्यास ने श्री बड़े गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। मंगलनाथ का मंदिर काफ़ी अच्छा है। देखो उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि मंगल की जननी किस जिले को कहा जाता है, तो यह उज्जैन को कहा जाता है। या किस शहर को कहा जाता है, तो उज्जैन को कहा जाता है। हर सिद्धि देख लें आप, रुद्र सागर तालाब के किनारे स्थित, कौन सा, रुद्र सागर तालाब के किनारे स्थित इस मंदिर का में सम्राट विक्रमादित्य या कह लें तो चंद्रगुप्त द्वितीय हर सिद्धि देवी की पूजा करते थे। ठीक है, उनके द्वारा पूजा की जाती थी। अच्छा दोस्तों, हर सिद्धि देवी कौन है। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, थोड़ा अच्छे से देखिए, मैं इसकी डिटेल बताता हूँ थोड़ी। हर सिद्धि देवी वैष्णव संप्रदाय की आराध्य रही हैं। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ के बाद सती की कोहिनी यहाँ गिरी थी। दोस्तों मैं आपके लिए एक थोड़ा यहाँ पर एक पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ कि हर सिद्धि देवी जो हैं उनकी कोहिनी गिरी थी। किसकी गिरी थी, माता पार्वती की कोहिनी गिरी थी। मैं थोड़ा आपके लिए बताता हूँ। दक्ष प्रजापति का आपने नाम सुना होगा। दक्ष प्रजापति जो हैं किसके पिता थे, वह पार्वती माता के पिताजी थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो दक्ष प्रजापति थे एक यज्ञ संपन्न करा रहे थे। वहाँ पर उन्होंने शंकर सभी देवताओं के लिए बुलाया, लेकिन शंकर जी के लिए बुलाने से उन्होंने मना कर दिया। तो इस बात से क्रोधित होकर के वो क्या है, माता यहाँ पर यज्ञ में कूद गई थी। और उसके उपरांत क्या है, शंकर जी क्रोध में इनकी जली हुई लाश के लिए, शरीर के लिए अपने कंधे पर लेकर के पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में विचरने लगे। तो देवता लोग घबरा के उनके श्री विष्णु जी के पास में पहुँचे। तब उन्होंने अपने चक्र से इनके 51 टुकड़े कर दिए थे। तो यह 51 जो टुकड़े हैं वो भारत में जगह जगह जाकर के गिरे हुए, जैसे कि नेमिशारण नाम सुना होगा आपने, यूपी में पड़ता है, अयोध्या जी के पहले लखनऊ के पास में। तो यहाँ पर उनका उधर गिरा हुआ था, यहाँ पर इनकी कोई नहीं गिरी है। इसी तरीके से काफ़ी जगह 51, तो यह 51 तीर्थ कहलाए, क्या 51 तीर्थ कहलाए, जिनमें से हरि सिद्धि देवी जो है यहाँ पर उज्जैन में इनकी कोई नहीं गिरी। तो यह यहाँ पर ये एक स्थान के रूप में पूजा जाने लगा। यह मंदिर कहाँ है, मंदिर की पूजा कौन करते थे, सम्राट विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर उज्जैन नगर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, पहला बाबा महाकाल का नंबर आएगा, दूसरा गोपाल मंदिर का। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा दौलत राव सिंधिया ने। सॉरी थोड़ा देखना क्या है, पूरा मंदिर का निर्माण महाराजा दौलत राव सिंधिया की महारानी
वायजाबाई ने 1833 के आसपास करवाया था। तो निर्माणकर्ता कौन है? महारानी वायजाबाई। निर्माणकर्ता खासकर अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि गोपाल मंदिर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो महारानी बाजाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर में किसकी मूर्ति है? गोपाल से आपके लिए नाम समझ में आ ही रहा होगा। तो मंदिर में कृष्ण गोपाल की प्रतिमा है। मंदिर के चांदी के द्वार यहाँ का एक आकर्षण केंद्र, चांदी के द्वार इस मंदिर में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। गढ़कालिका देवी का मंदिर। कालजयी कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है कि महाकवि कालिदास या कालजयी कवि कालिदास किस देवी के उपासक थे? तो दोस्तों अच्छे से नाम याद रखना, गढ़कालिका देवी। किसके? गढ़कालिका देवी के उपासक थे। इस प्राचीन मंदिर का गुर्जर सम्राट नागभट्ट द्वारा जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? सम्राट नागभट्ट, जो कि गुर्जर सम्राट थे, नागभट्ट ने करवाया था। काल भैरव का देख लें। यह स्थल शिव के उपासकों के कपालिक संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय? कपालिक संप्रदाय। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि काल भैरव का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में राजा भद्रसेन ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सवाई जयसिंह ने 1733 में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया। नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में डेट भी इम्पोर्टेंट है। एसआई और एमपीपीएससी वाले अच्छे से देख लें। 1700 कब करवाया था? 1733 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य पर्यटक स्थल कौन से हैं? सांदीपनि मुनि आश्रम, मैंने बताई आपके लिए। कृष्ण और बलराम जी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। कालिया देव महल भी इधर ही, चंपा की बावड़ी भी है। वैश्य टेकरी स्तूप बहुत ही शानदार है ये पॉइंट, और कई बार एग्जाम में आ चुका है। भरथरी की गुफाएं उज्जैन डायरेक्ट आता है, जोड़ियों में आ जाता है एमपीपीएससी एसआई एग्जाम में। तो वैश्य टेकरी स्तूप उज्जैन में है, भरथरी की गुफाएं उज्जैन में हैं। दोस्तों टेपा सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, और यह किस तरह का आयोजन है? यह एक व्यंग्यात्मक आयोजन है। तो याद रखना, सम्मेलन पूछते हैं, जोड़ियों में दे देते हैं या डायरेक्ट भी आ जाते हैं छोटे एग्जामों में कि टेपा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन में। और ये भी पूछ सकते हैं आगे चल के एग्जामों में कि यह किस तरह का आयोजन है। तो यह कैसा, याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यह एक व्यंग्यात्मक आयोजन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। कुल जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत इसी जिले में है। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत इसी जिले में कहाँ पर है? उज्जैन में। परसेंट में कहाँ पर? उज्जैन में। लेकिन अगर कहीं नॉर्मल बात करें हम, नॉर्मल कितना कहाँ पर है? अगर अनुसूचित जाति यानी कि एससी का साधारण तौर पर देखें तो बिना परसेंटेज के साधारण तौर पर इंदौर में सर्वाधिक है। ठीक है, और अगर कहीं न्यूनतम की बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ, इस तरह से यहाँ पर कुछ नाम निकल के सामने आते हैं। तो आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एससी जो परसेंट में है वो कहाँ? 80% में कहाँ पर आ रहा है? उज्जैन में आ रहा है। ठीक है, याद रखना उज्जैन में। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। मतलब एशिया में कहीं भी इतना बड़ा सोयाबीन का कारखाना या संयंत्र नहीं है जितना बड़ा यहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। इसको ये गलत टाइप हो गया। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। किसका? कृत्रिम रेशे का कारखाना नागदा उज्जैन में है। इम्पोर्टेंट है, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
उज्जैन मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, अतः यह इलाका काली मिट्टी से संपन्न है। उज्जैन किस पठार के अंतर्गत आता है? उज्जैन जो है आपका मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ की मालवा के पठार की आपके लिए पता ही होगा कि मिट्टी जो है यहाँ पर कैसी है, काली है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इस जिले की प्रमुख तहसीलों में कौन कौन से हैं? खाचरोद, महिदपुर, तराना, नागदा, बड़नगर, उज्जैन। ये कैसी हैं दोस्तों? इसकी जो है प्रमुख रूप से यही तहसीलें हैं इसकी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, महाकवि परिमल ने उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कवि थे जिन्होंने उज्जैन को परिमल के रत्न के समान संज्ञा प्रदान की है? तो कौन थे? महाकवि परिमल ने इनको उज्जैन को पृथ्वी के रत्न के समान कहा। दोस्तों इस तरीके के नाम जो किसी के लिए उपाधि दी जाए या कुछ नाम कहा जाए, ठीक है, स्थापना, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आपके लिए टिप्स ऑफ फिंगर पर होना चाहिए आपके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में है, महाकवि कालिदास ने उज्जैन को स्वर्ग का चमकता खंड कहा है। क्योंकि आपके लिए मैंने बताया था, इन्होंने कहा था जो भी पुण्य आत्माएं थीं और उनका जो है पुण्य क्षीण होने के साथ ही जब वो पृथ्वी लोक पर आए तो वह स्वर्ग लोक का एक टुकड़ा पृथ्वी पर ले आए थे, वही क्या है? उज्जैन है। तो स्वर्ग का एक चमकता खंड कहा है और पृथ्वी का रत्न किसने कहा है? महाकवि परिमल ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय तैराक आपने अद्वैत पागे का नाम सुना होगा, वह मूलतः कहाँ के निवासी है? होम टाउन क्या है उनका? उज्जैन ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली नॉलेज सिटी, यानी कि अभी मध्य प्रदेश में एक भी नॉलेज सिटी की स्थापना नहीं हुई है, तो मध्य प्रदेश की पहली नॉलेज सिटी उज्जैन में ही स्थापित की जाएगी। कायथा और डांग वाला ताम्रपाषाण कालीन स्थल उज्जैन में ही मिलते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कायथा और डांग वाला जो पाषाण कालीन, वहाँ पे ताम्र ना दें, यहाँ ताम्र दे दें, ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो उज्जैन में ही हैं। या ये पूछ लें कि उज्जैन स्थित कायथा और डांग वाला जो स्थल हैं, प्राचीन कालीन स्थल हैं, वह किस काल से संबंध रखते हैं? प्राग ऐतिहासिक दे देंगे, ऐतिहासिक दे देंगे, ठीक है, न पाषाण कालीन दे देंगे, तो ताम्र पाषाण दे देंगे, तो आपके लिए ताम्र पाषाण लगा करके आना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उज्जैन जो है महाकवि कालिदास, शरद जोशी, बाराहमेर की जन्मस्थली रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जन्मस्थली यानी कि पूछते हैं एसआई और एमपीपीएससी में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यह उज्जैन जो है निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली रहा है या किसकी नहीं रहा है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मलखम्ब अकेडमी जो है उज्जैन में स्थापित है। कौन सी? मलखम्ब अकेडमी। अच्छा तो इससे रिलेटेड एक और पॉइंट देख लीजिए, मलखम्ब खेल के लिए मलखम्ब खेल के लिए वर्ष 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया गया था। 10 अप्रैल 2013 को राज्य खेल घोषित किया गया था। खासकर SI MPPSC में तो डायरेक्ट पूरी ही मैं और कि MPPSC की बात करूँ तो वहाँ तो पूरी ही डेट पूछ लेंगे, जबकि SI और अन्य एग्जामों में हो सकता है कि आपको वर्ष दे दिए जाएं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, उज्जैन को मंदिरों मूर्तियों का नगर कहा जाता है। पूछ सकते हैं किस जिले को या किस नगर को, मध्य प्रदेश के किस नगर या जिले को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है, तो अच्छे से याद रखना किसको कहा जाता है? उज्जैन के लिए कहा जाता है। उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। कला एवं पुरातात्विक संग्रहालय, इसी को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
उज्जैन में स्थित है। त्रिवेणी ना दे करके कला एवं पुरातात्विक संग्रहालय पूछ लें, या यह ना दे करके आपसे क्या त्रिवेणी पूछ लें, तो अच्छे से दोनों नाम याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, महेंद्रपुर में, जो उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, महेंद्रपुर में नाम याद रखना, महेंद्रपुर। महेंद्रपुर में सहकारी शक्कर का कारखाना है, या सहकारी शक्कर का कारखाना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉटन सीड्स सॉल्वेंट प्लांट उज्जैन में है, उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यह क्षेत्र सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सारे डिस्कस हो चुके हैं। आइए मैं इधर कुछ एक पॉइंट के बारे में और बताना चाहूँगा आपको। यह है जो अनुसूचित जाति है परसेंटेज में, यानी कि एससी जो परसेंटेज में है, सर्वाधिक कहाँ है? उज्जैन में है। ठीक है। और अगर कहीं उज्जैन के बाद में सेकंड नंबर की बात करें, जो एससी जो अनुसूचित जाति है, वो परसेंटेज में ही कहाँ पर है? आपकी दतिया में, दूसरे नंबर पर दतिया। कभी कभी पहला स्थान ना पूछ करके सेकंड जो है नंबर पूछ लिया जाता है। अगर कहीं हम एससी की अनुसूचित जाति की नॉर्मल बात करें तो सर्वाधिक झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है। और अगर कहीं एससी की नॉर्मल हम बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज में बात करें तो यह भी कहाँ पर है? झाबुआ और अलीराजपुर। सॉरी, यह न्यूनतम की बात हो रही है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति नॉर्मल में कहाँ पर है? झाबुआ अलीराजपुर में। और कहीं नॉर्मल ही बात करें, सॉरी परसेंटेज की न्यूनतम बात करें तो ये कहाँ पर है आपकी? झाबुआ और अलीराजपुर में। तो ये दोनों सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी थे इस उज्जैन ज़िले से रिलेटेड, वो यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस कर लिए गए हैं आपके साथ में। और अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के लिए भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में शीघ्रता से पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।